अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद इकबाल और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में। यहाँ पर मैं डिफरेंट बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं और साथ में कुछ एक्सपर्ट्स जो कंप्यूटर साइंस सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़ा रहा होता हूँ। तो ये जो वीडियोज़ हैं ये कोविड में ज़्यादातर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बेसिक्स प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हैं, तो इसके लिए मैं ये पहला ये लेक्चर है मैं बनाना चाह रहा हूँ जिसमें हम जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को हम स्टडी करेंगे विद सम बेसिक कंसेप्चुअल एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन हमने क्यों चूज़ किया मैं और पाइथन के पीछे क्या कंसेप्ट है इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और इन सब्जेक्ट्स में जो मेन चीज़ें हैं कि हम कौन कौन से कंप्यूटर साइंस के कौन से टॉपिक्स को हम कवर करना चाह रहे हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से कौन से टॉपिक्स को हम कवर करना चाह रहे हैं जो नंबर 1 पोजीशन पे हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बेसिक्स जो है प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट वो हम स्टडी करेंगे और साथ में डेटा टाइप्स के डेटा टाइप्स होते क्या हैं और पाइथन में कैसे यूज़ किए जाते हैं और पाइथन में डेटा टाइप के क्या कंसेप्ट्स हैं। और उसके बाद हम जो स्टडी करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम असाइनमेंट स्टेटमेंट हमने स्टडी करनी है कि हमने अगर असाइनमेंट्स एक वेरिएबल को वैल्यू पास करनी है तो हम कैसे वेरिएबल को वैल्यू पास करेंगे। और फर्दर आगे हम थोड़ा सा जब जाएंगे तो हम कंडीशंस पे जाएंगे, कंडीशन, और आगे रिपीटिशंस भी हैं तो हम रिपीटिशंस भी जो इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेशली हम इसको लूप कहते हैं, तो हम इसको स्टडी करेंगे। और लूप के बाद हम थोड़ा सा आगे जो पाइथन के जो बेसिक जो बाकी जो डेटा स्ट्रक्चर हैं जिसमें हम कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिस्ट नॉर्मली यूज़ होती है, टपल को हम स्टडी करेंगे, साथ में हम डिक्शनरी को स्टडी करेंगे और थोड़ा बहुत जो टच हम देंगे वो हम देंगे सेट का भी जिक्र करेंगे यहाँ पर भी। और साथ में हम इसके बाद जो ये सारे डेटा स्ट्रक्चर हो जाते हैं लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट्स, तो हम फंक्शन को स्टडी करेंगे, फंक्शंस एंड क्लासेस। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं। पाइथन को हमने क्यों चूज़ किया हुआ है? पाइथन तो बेसिकली एक तो एक फ्री लैंग्वेज है और ओपन सोर्स है। इसको हम इसके उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस वगैरह आप कर सकते हैं इसके अंदर। और दूसरे जो ऑप्शन है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म से मुराद है कि मैक, विंडो, लाइनक्स, यूनिक्स जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर ईजीली ये पोर्टेबल हैं और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और ये एग्जीक्यूट हो जाती है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं, उसमें से एग्जीक्यूट हो जाती है, कोई आपको सोर्स कोड में चेंज वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। और जो तो तीसरी बड़ी वजह है कि ये एक लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इनकी काफ़ी ज़्यादा लाइब्रेरीज अवेलेबल है। हर टॉपिक के ऊपर आपको लाइब्रेरी मिल रही होती है, हर कंसेप्ट के ऊपर आपको लाइब्रेरी मिल रही थी। और इसके अंदर जो चौथी बड़ी वजह है कि ये एडवांस में इसकी मेमोरी मैनेजमेंट है, जिसमें मेमोरी मैनेजमेंट ये ऑटोमेटिकली खुद ही कंट्रोल करता है। मेमोरी मैनेजमेंट से मुराद ये है कि अगर आपको थोड़ा बहुत पता है कि हमने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ वेरिएबल बनाने हैं तो उसको क्लियर मेमोरी करना या फ्री ऑटोमेटिकली मेमोरी करना, तो ये इसके अंदर बेसिक ये चीज़ें खुद ही हैं वो हैंडल कर रहे होते हैं कि वो ऑटोमेटिकली मेमोरी को फ्री और क्लियर कर लेते हैं। तो ये तो पाइथन की एक वजह थी कि हाँ अगर हमने पाइथन को क्यों चूज़ कर लिया। और जो एक और बड़ी वजह है कि पाइथन का जो आजकल यूजेज है वो हर एक इंडस्ट्री के अंदर ये पाइथन यूज़ हो रही होती है। अगर आप
IEEE के ऊपर उनके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो टॉप यूज कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, तो अगर आप सर्च कर लें तो आपको पाइथन टॉप पे नज़र आ रही होगी। सेकंड पे मेरे ख्याल में जावा है या C++ है, लेकिन जो रैंकिंग मैंने चेक की इसमें पाइथन टॉप पे हैं, जावा सेकंड पे हैं और C++ थर्ड या जावा सेकंड थर्ड, इन दोनों का आपस में कंपटीशन चलता रहता है। पाइथन का जो यूजेज है वो आप कंप्यूटर साइंस की किसी भी इंडस्ट्री में, सब जो डोमेन्स हैं, सब डोमेन में, किसी भी डोमेन में चेक कर ले, वो वेब में टॉप पे जा रही है आजकल। उसके जैंगो, उसके फ्लास्क, जो MVS जो MVC वर्जन है वो सारे यूज़ कर लेते हैं। और रिएक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो मोस्ट पॉपुलर आजकल रिएक्ट यूज़ हो रही है या Node.js, उसको ऑटोमेटिकली आप इंटीग्रेट करा सकते हैं। दूसरा जो एक डोमेन है, सब डोमेन है कंप्यूटर साइंस की, मशीन लर्निंग या कंप्यूटर विजन्स के, जो कि काफ़ी पॉपुलर हुई है 2008 के बाद, 2009 के बाद मसलन काफ़ी बूम पकड़ा हुआ है उन्होंने। डिफरेंट ऑब्जेक्ट रिकग्निशन, डिटेक्शंस, मेडिकल इमेजेस के ऊपर हज़ार किस्म की लाइब्रेरीज आई हुई है, या NLP के ऊपर जितने भी काम हुए हुए हैं। तो मशीन लर्निंग के अंदर से काफ़ी ज़्यादा यूजेज है पाइथन, और दूसरी जो लैंग्वेज हैं जो ज़्यादा यूज़ हो रही है स्केला। और जो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो भी पाइथन, काफ़ी इसके ज़्यादा लाइब्रेरीज हैं और बहुत खूबसूरती से इसके ऊपर काम ड्रा किया जा सकता है, विजुअलाइज किया जा सकता है डेटा के ऊपर। स्क्रिप्टिंग के लिए हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं पाइथन को, तो स्क्रिप्टिंग का फॉर एग्जांपल जो स्क्रैपर अगर हम बनाने हो, तो स्क्रैपी एक बिल्टन लाइब्रेरी है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। या ब्यूटीफुल सोप एक लाइब्रेरी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे लाइब्रेरीज हैं लेकिन काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट दे रहे होते हैं। दूसरे गेम डेवलपमेंट के अंदर इसको पाइथन को आप यूज़ कर सकते हैं। पाइथन का यूजेज है। एम्बेडेड प्रोग्रामिंग इसके अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल की जाती है। जितनी भी हम IoT की जो प्रोग्रामिंग वगैरह है वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। यहाँ तक का इसके अंदर आजकल आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। PyQt इसकी है, Tkinter जो है, Tkinter वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी कि हमने पाइथन को क्यों चूज़ किया। अगर आप चेक कर लें कि पाकिस्तान में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जो कोर्स होता है या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का जो कोर्स होता है वो बेसिक स्टार्ट किया जाता है C++ से, और C++ से तो काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाता है और उसके अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। प्रोग्रामिंग का जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, डाटा टाइप्स क्या होती है, असाइनमेंट कैसे करते हैं, लेफ़्ट टू राइट करनी है, राइट टू लेफ़्ट करनी है। फिर उसके बाद जब जाते हैं कंडीशंस पे, ये कंडीशन हमने कैसे यूज़ करनी है। कंडीशन से फर्दर फिर नेस्टेड कंडीशन आ जाती है, फिर रिपीटिशन आती है, लिस्ट टपल, मसलन वो ये लूप तक हम वो करते हैं यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में। और साथ में लूप के बाद हम थोड़ा सा एरे और 2D एरे का टच देते हैं। तो हम इसमें भी हमने एरे का कंसेप्ट है, तो हम एरे का भी यूज़ करेंगे। तो एरे भी हम इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे। तो ये था कुछ बेसिक कंप्यूटर साइंस के कोर्स कंसेप्ट का, इस लेक्चर का या इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स का, कि हमने क्या क्या चीज़ों को टच करना है और पाइथन को हमने क्यों यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिटेल छोटे छोटे हमने वीडियोस बनानी है इस पूरे सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स का, ताकि आप लोगों को आसानी से अगर डाउनलोड करना भी है तो वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आपने यूट्यूब से ऑनलाइन भी चेक करें तो वो भी आसानी से आप आराम से इसको चेक कर सकें। तो हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं अभी कुछ बेसिक्स जो प्रोग्रामिंग करते हैं। अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल C++ में नॉर्मली हम लिखते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे इसको मैं रन कर लेता हूँ। C++ में हम नॉर्मली लिखते हैं सी आउट, ठीक है, और हम लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी लिखते हैं कि हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये C++ की एक सिंटैक्स है। अगर सेम सिंटैक्स हमने कन्वर्ट करनी होती है पाइथन में तो हम करते हैं प्रिंट, और प्रिंट में सिंपल हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं, ठीक है, और हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं। यहाँ पे ये सेमी कॉलन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एंडल और ये दूसरे जो एंगल ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं, ये एंगल ब्रैकेट, तो ये एंगल ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे सिंपल आपने प्रिंट, और प्रिंट के साथ ये स्मॉल ब्रैकेट के बाद ये आपने सिंगल कोटेशन भी लिख सकते हैं और डबल कोटेशन भी लिख सकते हैं, तो डबल कोट्स, और ये डबल कोट्स एंड हो गया, और ये ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट एंड। और इसको रन करने के लिए
ये हम हेलो वर्ल्ड चेक करो, ये प्रिंट हो गया। अच्छा, डिटेल में जाने से पहले मैं थोड़ा सा ये जो हाँ IDE जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये एक्चुअली इसको कहते हैं जुपिटर। ये आप लोग को नज़र भी आ रहा था, यहाँ पे लिखा है GUPYTER, तो ये जुपिटर इसे कहते हैं। ये पाइथन का एक मैं इस जुपिटर को ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों देता हूँ बेसिक्स प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए, या बंदे को खुद जब वो सीख रहा था, तो इस वजह से कि इसमें एक चेक करो, आपके पास सेल्स होते हैं। ये सेल जो सेंटेंस या जो भी सेंटेक्स आप लिखते जा रहे हैं, इसी सेल के अंदर लगे, इसी सेल के अंदर आप कंप्लीट एक प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। इसी से सेल के अंदर आप लाइन वाइज भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, जो हम C++ या जावा के अंदर लिख रहे होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये इंडिपेंडेंटली रन हो रहे होते हैं, लेकिन ऊपर वाले सेल, नीचे वाले जो सेल है, वो ऊपर वाले सेल वेरिएबल वगैरह जितने भी हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। इनका आपस में रिलेशन तो होता है, लेकिन इतनी डिपेंडेंसी वगैरह इतनी खास नहीं होती। फॉर एग्जांपल डिपेंडेंसी भी थोड़ी बहुत होती है, वो भी डिटेल में जब आते हैं कि डिपेंडेंसी किस लेवल में होती है। डिपेंडेंसी इस लेवल में होती है कि फॉर एग्जांपल ऊपर x की कोई वैल्यू चेंज होगी, तो वो यहाँ पे जब आप एक्सेस करेंगे तो वो भी जो चेंज वैल्यू है वो एक्सेस करेगा। दूसरी डिपेंडेंसी मुराद ये है कि इस सेल का आपस में जो है ना एग्जीक्यूशन का ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कोई डेटा लोड किया, कोई भी एक डेटा लोड करें तो जिसके फॉर एग्जांपल 1 MB साइज़ है, या 100 MB साइज़ है, या 1 GB का साइज़ है, तो ये डेटा जब लोड हो जाता है और लोड होने के बाद उसको आप नीचे वाले सेल में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। न कि आपको अगर फॉर एग्जांपल नीचे में किसी भी जगह पे कोई एनालिसिस के दौरान या किसी भी लूप में आपको कोई एरर आ जाता है, तो वो जो लोडिंग वाला टाइम होता है वो कम्प्लीटली आपका लॉस्ट हो जाता है अगर हम दूसरा कोई IDE यूज़ करेंगे। इसमें जुपिटर में ये आपके फ़ायदा है कि आप एक सेल में डेटा को लोड करें, दूसरे सेल में इसको एनालिसिस के ऊपर वो काम करना शुरू कर लें। अगर उसमें कोई एरर आ जाता है तो वो सिंपल वो दूसरा वाला जो सेल है जिसमें आपने एनालिसिस वाले लूप या कोई कंडीशन लिखी हुई है, उसमें एरर आ जाता है तो वो वाला सेल आपको दोबारा ठीक करना पड़ेगा, न कि पिछला सेल को। बाकी IDE भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसमें पाइचार्म है, आपका स्पाइडर है, और बाकी काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपने प्रोफेशनल काम करना है तो बिल्कुल आप स्पाइडर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, बाकी जो दूसरे हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए जुपिटर बेस्ट है, बेस्ट। अच्छा, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, ये मैं नीचे जब अब वीडियो अपलोड करूँगा तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर भी एक वीडियो बना लेता हूँ कि आप लोगों ने अगर जुपिटर को इंस्टॉल कैसे करना है। जुपिटर को पाइथन तो आजकल जुबंटो में कंप्लीट उसमें जो लाइनक्स वर्जन है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा बाय डिफ़ॉल्ट आ रही होती है ना। तो अगर आपने यूज़ करना है तो एनाकोंडा एक एप्लीकेशन है, एनाकोंडा को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एनाकोंडा आप यूज़ कर लो, और एनाकोंडा के बाद इसके अंदर जुपिटर भी इंस्टॉल हो जाता है, जो दूसरे IDE है स्पाइडर भी इंस्टॉल हो जाता है। उसमें एनवायरनमेंट क्रिएट किए जा सकते हैं, तो एनवायरनमेंट को क्रिएट करो। एनवायरनमेंट का बड़े फ़ायदे हैं, वो जब आप लोग को थोड़ा बहुत साथ आपका हाथ खुल जाता है या थोड़ा बहुत पाइथन और एनाकोंडा का आइडिया हो जाएगा, तो एनवायरनमेंट का भी ऑलरेडी आप लोगों का आइडिया हो जाएगा। एनवायरनमेंट का फ़ायदा ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें, NLP के ऊपर या मशीन लर्निंग के ऊपर या गेम डेवलपमेंट के ऊपर, तो हर एक को अपने अपनी डिफरेंट लाइब्रेरीज बनाने चाहिए होती हैं। तो एनवायरनमेंट का ये फ़ायदा है कि आपने NLP के लिए एक अलग एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है और गेम डेवलपमेंट के लिए एक अलग एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है। तो NLP के जो एनवायरनमेंट है उनका गेम डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट का इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट होगा, या और NLP का इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट होगा। इसके अंदर अपनी लाइब्रेरीज होगी और इसके अंदर अपनी लाइब्रेरीज और वर्जन्स डिफरेंट वर्जन्स होंगे, तो इसका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। मतलब वो जो कन्फ्लिक्ट आता है, कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा आपका। कुछ लाइब्रेरीज में फॉर एग्जांपल डिप्रिकेटेड कोड चल रहे हैं, कुछ में आपके पास नया वर्जन चल रहा होता है, तो इन दोनों एनवायरनमेंट का आपस में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, इसलिए एनवायरनमेंट अलग अलग आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन एनवायरनमेंट थोड़ा सा जब आप लोग उनका हाथ खुल जाता है पाइथन के साथ, थोड़ा बहुत नो हाउ हो जाएगी, तो एनवायरनमेंट की भी समझ आ जाएगी कि एनवायरनमेंट है क्या चीज़। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा एनाकोंडा के बाद आप लोग जुपिटर इंस्टॉल करें। तो जुपिटर में आप लोग सिंपल ये आपके पास जुपिटर ही नज़र आ रहा होता है, और जुपिटर कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल जुपिटर और नोटबुक और एंटर करें, तो ऑटोमेटिकली ये एक आपका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसी के ऊपर ये आपका जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा।
जिस तरह ये यूबंटू का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूबंटू में मेरे पास ये माइक्रोसॉफ्ट ये गूगल क्रोम में ये ओपन हुआ है, तो गूगल क्रोम के ऊपर जुपिटर को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये तो था थोड़ा बहुत जुपिटर और नोटबुक के बारे में। अभी थोड़ा सा हम इसको ये जो सेल नंबर 2 है, चेक करिए लाइन नंबर 2, ये मतलब कि इस सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सेल नंबर 2 है, ये सेल नंबर 3 और ये सेल नंबर 4 होगा जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर लूँगा। अभी फ़िलहाल कोई नंबरिंग असाइन नहीं हुई है। ये तो ये कुछ प्रिंटिंग के लिए कि फॉर एग्जांपल प्रिंट हेलो वर्ड करना है। अब अगर मैंने थोड़ा सा इसको डिटेल में जाना है कि मैंने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको हम C++ में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों अलग अलग कंसेप्ट हुआ करता था, लेकिन मैं यहाँ पे C++ को थोड़ा ज़्यादा टच नहीं करूँगा, क्योंकि अगर कुछ लोग स्टूडेंट्स को C++ का आइडिया नहीं है तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि C++ में क्या होता है और जुपिटर पाइथन में क्या होता है। मैं बेसिकली यहाँ पे पाइथन को ही ऊपर काम करूँ, पाइथन के ऊपर सिखाऊंगा कि पाइथन क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार मेरे एक्सप्लेन करने के लिए मुझे जावा या C++ के कोड का थोड़ा बहुत आइडिया देना पड़ेगा, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि C++ और जावा क्या चीज़ है, और वहाँ पे जब आप जाएंगे तो सारी कन्फ्यूजन दोबारा आपको आ जाएगी। तो कभी कभार ये आएगा मेरे पास इस वीडियोज़ में। अच्छा, यहाँ पे जो हम इनिशियलाइजेशन करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, x इज़ इक्वल टू फॉर एग्जांपल 5। ये मैंने सिंपल x एक वेरिएबल है, मेमोरी के अंदर एक x एक बॉक्स बन जाएगा और उसके अंदर 5 का एक वैल्यू पास हो जाएगी। अब अगर मैं रन करूँगा तो चेक करिए मेरे पास x में 5 इनिशियलाइज हो गया है। बस मेमोरी के अंदर आपके पास x एक बॉक्स बन गया है और उसमें 5 के वैल्यू रख ली, 5 वैल्यू रख ली हुई है, 5 एज अ होल मतलब 5 रखा हुआ है। अब अगर मैंने चेक करना है तो प्रिंट x, तो मेरे पास ये 5 ही प्रिंट हो रहा है। अच्छा, ये तो मेरे पास असाइनमेंट हो रही है, ये कंप्लीट आपके पास ये जो है ना, ये एक असाइनमेंट हो रही है। इसको मैं ज़रा ये असाइनमेंट होगा, ये जो मैं हैश में लिख रहा हूँ ये इसका मतलब ये कमेंट आउट हुए हैं, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ये कमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ये असाइनमेंट हो रही है। अच्छा, अब करना क्या है, अब अगर मैं इसको चेक कर लूँ कि फॉर एग्जांपल प्रिंट टाइप x, तो ये आपको बता देता है कि इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर क्यों है, इंटीजर इसलिए है, ये चेक करो जो वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ वो इंटीजर टाइप वैल्यू है, इसमें कोई पॉइंटिंग वैल्यू नहीं है, मतलब कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है, ये कंप्लीट एक होल वैल्यू है जिसको हम कहते हैं 5। तो ये मैंने असाइन कर लिया है और ये आपके पास इंटीजर टाइप ही आ रही है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू ये यहाँ पर 3.14, ऊपर x को मैंने 5 असाइन किया हुआ है, अब ये ओवरराइट हो रही वैल्यू, ओवरराइट हो रही है, मतलब x की वैल्यू चेंज हो रही है और मैं इसको असाइन करूँ 3.14, ठीक है, 3.14 असाइन कर रहा हूँ और ये मैंने असाइन कर दिया। अब अगर मैं प्रिंट कर लूँ x, ठीक है, तो 3.14 ही डिस्प्ले कर रहा है, 5 को उसने डिलीट कर लिया, आपने वहाँ से वॉश आउट कर लिया, जहाँ पे x का एक बॉक्स था उस बॉक्स में 5 रखा गया था, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसने 3.14 ही कर लिया। अच्छा, 3.14 है तो 3.14 को वो अब अगर मैं इसकी टाइप चेक कर लूँ तो प्रिंट टाइप x, ठीक है, तो ये मुझे बता रहा है फ्लोट। फ्लोट इसलिए बता रहा है, चेक कर आपके पास ये पॉइंटिंग वैल्यू है, जितने भी आपके पास ये इशारिया वाली वैल्यूज़ होती हैं जिसमें पॉइंट आ रहे होते हैं 3.14, जितने भी हैं फॉर एग्जांपल 2.01 है या 2.1 है, 3.99 है, 3.71 है, जहाँ पे आपके पास इस पॉइंट का जिक्र किया गया है, इसका मतलब है ये आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट है। अच्छा, ये करता क्या है, ये ऑटोमेटिकली जब असाइन हो रही होती वैल्यू, ये उस वक्त चेक करता है कि मेरे पास जो वैल्यू आ रही है आया ये इंटीजर है या फ्लोट है। जैसे फॉर एग्जांपल वो चेक कर लेता है कि इंटीजर है तो उसकी टाइप इंटीजर रख लेता है, अगर वो उसको पता चल जाता है कि मेरे पास जो वैल्यूज़ आ रही है वो वैल्यू आ रही है वो 3 पॉइंटिंग वाली वैल्यू है, इसमें कोई इशारिया का जिक्र किया गया है, तो ऑटोमेटिकली उस इंटीजर का जो डेटा टाइप है उसको फ्लोट रख लेता है। इसको हम
इंटीजर और फ्लोट ये हमारे पास क्या है, डेटा टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स, ठीक है, इंटीजर एंड फ्लोट। अभी हम इंटीजर और फ्लोट का जिक्र करें, एक नेक्स्ट भी आपके पास आएगा, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये अब अगर मैं x में वैल्यू पास कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल हेलो और हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और मैं इसको रन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ प्रिंट x, तो चेक करो मेरे पास हेलो वर्ल्ड ही आ रहा है। अब अगर मैं इसकी डेटा टाइप चेक कर लूँ कि मेरे पास डेटा टाइप क्या है, प्रिंट x, टाइप x। टाइप x एक बिल्ट इन कमांड है जिससे ये पता चल जाता है कि इस x की टाइप क्या है। तो ये आपको बता रहा है str, इसका मीन्स कि आपके पास स्ट्रिंग टाइप है। इसके जो अब x की जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। यहाँ पे जब मैंने 3.14 असाइन की थी उस वक्त टाइप हो गई थी फ्लोट। यहाँ पे जब मैंने 5 असाइन किया हुआ था उस वक्त उसकी टाइप हो गई थी इंटीजर, ठीक है। तो ये असाइनमेंट टाइप, इससे कुछ हमें पता चला कि जब हम कोई वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं तब हमारे पास x की वैल्यू डिसाइड होती है कि उसकी डेटा टाइप क्या हमने रखनी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक तो था कुछ असाइनमेंट और डेटा टाइप्स के बारे में। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में या आगे जो जितने भी सीरीज ऑफ लेक्चर्स हैं उसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास और कौन सी टाइप के डेटा टाइप्स हैं जिसको हमने जिनको हम यूज़ करेंगे। तो अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग हो गया। और इंटीजर को हम कैसे हमने असाइन करना है, x = 5, फ्लोट को हमने कैसे करना है, x = 3.14, और जब हम स्ट्रिंग को असाइन करेंगे x = डबल कोट हेलो वर्ल्ड और डबल कोट पे हमने इनक्लोज कर लिया और प्रिंट किया तो हेलो वर्ल्ड ही और उसकी टाइप स्ट्रिंग ही डिस्प्ले हो गई। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, शुक्रिया।